प्रैक्टिकल में आपने कहा सबसे पहले ड्रिल होता है, सो ड्रिल में जो डीएसटी प्रोसीजर होता है उसको थोड़ा बताइए। ओके, फर्स्ट में स्टाफ आदेश देते हैं कि कैडेट द्वारा कमांड करना है तो उसी 6 में से कोई एक कमांड करेगा, अन्यथा पीआई स्टाफ द्वारा कमांड किया जाता है। कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे को आता है, ठीक है, बट सर ने किसी और से पूछा, उसको नहीं आता, तो क्या मैं वहां पर तुरंत बोल दूं उसका आंसर या फिर क्या करना चाहिए? जय हिंद टू एवरीवन, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग बी सर्टिफिकेट के एग्जाम के बारे में डिटेल में जानेंगे। जो आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम 10 मार्च को होने वाला, उसमें आपको कैसे परफॉर्मेंस करना, आपका क्या क्या होगा, रिटर्न प्रैक्टिकल कैसे होता, क्योंकि बी सर्टिफिकेट के जो कैडेट होते हैं वो फ्रेशर रहते हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता। ओके, सो आज के वीडियो में पूरा बी सर्टिफिकेट के जो एग्जाम है उसके लिए आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड ये बताने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। ओके, एंड चलिए उनका वेलकम करते हैं। हैव अंडर ऑफिसर रितेश प्रधान। जय हिंद रितेश सर। जय हिंद सर, आपने अभी 3 मार्च को एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया, सो आप बताइए सी सर्टिफिकेट का पेपर का लेवल कैसा था एंड आपका एग्जाम कैसा गया, एंड इसके बाद हम लोग बी सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पेपर का लेवल तो मीडियम था, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। ओके, मतलब जैसे कि क्वेश्चन बहुत अच्छे ही थे। यस, और उतने भी डिफिकल्ट नहीं थे जिसे आराम से सॉल्व किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। ओके, सो सर जैसे 18 फरवरी को पेपर लीक हुआ था, उसका जो क्वेश्चन था उसके कंपेयर में कैसा था, टफ था या नॉर्मल? उसके कंपेयर में नॉर्मल था। नॉर्मल था, तो मतलब पेपर लीक होना अच्छा हुआ आप सबों के लिए। अच्छा हुआ। अच्छा, और आपको क्वेश्चन भी मिल गया प्रैक्टिस के लिए और फिर इजी भी हो गया। ओके, बहुत अच्छा। तो क्या लगता है आपको अल्फा आ जाएगा? आने की संभावना है। चलिए ठीक है। सो जैसे कि आज हमने कहा कि हम बी सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि आपको भी पता आपके कॉलेज में 10 मार्च को एग्जाम होने वाला है। तो आप थोड़ा गाइडेंस देंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, एंड बाकी जो कैडेट हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। आप क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल का, रिटर्न का, तो आप थोड़ा हमें अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे होगा एंड कैसे आपको करना है। सर पहला क्वेश्चन है, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम के बारे में बताइए, रिटर्न और प्रैक्टिकल किस दिन होते हैं? ओके, जैसे कि इसका बी सर्टिफिकेट एग्जाम का पैटर्न है, ये दो पार्ट में होता है। एक प्रैक्टिकल हो गया और दूसरा रिटर्न एग्जाम। यस, तो प्रैक्टिकल होता है 150 मार्क का और रिटर्न होता है 350 मार्क का। तो इसमें प्रैक्टिकल में जैसे कि पीआई स्टाफ द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, और ये उसी दिन कंडक्ट किया जाता है जिस दिन रिटर्न एग्जाम होता है। जैसे कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देते रहेंगे, उसी बीच आपको बुला के बाहर में पीआई स्टाफ द्वारा आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है। वैसे करके लाइन बाय लाइन हर क्रेडिट का लिया जाता है। ओके, एंड हो सकता है या फिर पहले भी ले लिया जाए? नहीं, हाँ, पहले भी हो सकता है, पहले भी ले लिया जाए, बट अधिकतर देखा गया कि अभी तक जितना भी रिकॉर्ड है उसके आधार पर बताया जा सकता है कि ये बीच बीच से बुला के लिया जाता है। ओके, मतलब कैडेट को थोड़ा लिखने के टाइम भी मैनेज करना होगा। चलिए अच्छा है। तो फिर आप पहले ही हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है एंड किस किस टॉपिक का प्रैक्टिकल होता है? ओके, जैसे कि टॉपिक होता है प्रैक्टिकल में आपका ड्रिल हो जाएगा, वेपन ट्रेनिंग हो जाएगा, एफसीबीसी, कम्युनिकेशन, वेपन ट्रेनिंग, ये सब टॉपिक शामिल होते हैं ड्रिल में। ओके, सो सर सबसे पहले प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं आपसे। ओके, सो प्रैक्टिकल में आपने कहा सबसे पहले ड्रिल होता है, सो ड्रिल में जो डीएसटी प्रोसीजर होता है उसको थोड़ा बताइए। ओके, फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि ड्रिल में जो आपके वहाँ परेड ग्राउंड में पीआई स्टाफ होंगे, उनके द्वारा ये 6 कैडेट को खड़ा कर दिया जाएगा सामने की ओर। यस, उसमें जो रहेंगे उन्हें आदेश दिया जाएगा। अगर पीआई स्टाफ आदेश देते हैं कि कैडेट द्वारा कमांड करना है तो उसी 6 में से कोई एक कमांड करेगा, अन्यथा पीआई स्टाफ द्वारा कमांड किया जाता है। तो जब आप लाइन में 6 खड़े रहेंगे तो आपको एक कमांड आएगा, परेड मध्य से समुक्षा क्रम में तेज चल। ओके, तो उसमें आपको 14 कदम चलना है, 15-16 में रुक जाना है। उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको कैडेट निकल के अपना रेजिमेंटल नंबर और नाम वहाँ पर पीआई स्टाफ नंबर चढ़ा रहे होंगे उनको बोलना होगा। ओके, तो ये डीएसटी प्रोसीजर है। चलिए, डीएसटी प्रोसीजर है। उसके बाद आपका इसमें और भी इंक्लूड है, जैसे कि पीआई स्टाफ द्वारा आपको आदेश दिया जाएगा, बाएं मोड़, दाएं मोड़, पीछे मोड़, तेज चल, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, ये सभी ड्रिल में शामिल होते हैं। ओके, और बी सर्टिफिकेट के लिए क्या राइफल ड्रिल भी करवाया जाता है? नहीं, बी सर्टिफिकेट में राइफल ड्रिल नहीं कराया जाता, बल्कि राइफल को अंकित करके उसका पार्ट का नाम पूछा जाता है। ओके, सो चलिए, और इसके अलावा प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आपने तो कहा मैप रीडिंग, डब्ल्यूटी का भी होता है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, प्रैक्टिकल में वेपन ट्रेनिंग में आपका मुख्यतः पूछा जाता है, जैसे कि .22 राइफल का वजन पूछा जाएगा आपका, उसका
लेंथ पूछा जाएगा, पॉइंट टू राइफल का कारगर रेंज पूछा जाएगा। ओके ये सब शामिल होते हैं इसमें। ओके, बस मतलब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं ना? क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल रहते हैं, आप इससे Okay. आराम से कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल के दिन सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? हमारा सब डीएसटी टेस्ट वगैरह सब अच्छा है, बट और एक चीज आप कुछ बताइए अपने तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका हमको ध्यान में रखना प्रैक्टिकल के दिन। इसमें टॉपिक वाइज तो मैं कहना चाहूँगा कि हर टॉपिक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको हर टॉपिक में अच्छा ध्यान देना होगा, मतलब बेस्ट आपको करना होगा। ओके यदि आपको पीआई स्टाफ क्वेश्चन पूछते हैं आप तो उनका आंसर देना होगा, जिससे आप वही आपके लिए बहुत बेस्ट है। यस जिससे आप ये और ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप डीएसटी में जाएं तो आपको ये ध्यान देना हो कि आपका वर्दी अच्छे से आयरन किया हुआ हो, आपका बियर्ड क्लीन हो, हेयर कटे हुए हो, नाखून कटे हुए हो, जूते पॉलिश हो। ये इन बातों का आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में ये सब नज़र किए जाते हैं। ये जैसे आपने कहा डीएसटी टेस्ट में 15 कदम समीक्षा क्रम में उसी समय पीआई स्टाफ आपको एक नजर में देख हाँ। लेते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसका ड्रिल कैसा होगा, जिसका जितना वर्दी अच्छा है उसका ड्रिल उतना एक नंबर वहां से मिल जाता है आपको। हाँ, ये क्योंकि मिल जाता है। इंटरव्यू हो गया सब में, जो आपका पहला लुक है उस हिसाब से आपका जो आगे का नंबर सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस, रहता है। हाँ मीन्स आपको कमांड भी करवाया जा सकता है। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके तरफ से जो आप गाइड करना चाहोगे आपके जूनियर को बी सर्टिफिकेट के प्रैक्टिकल के दिन? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका जिस दिन प्रैक्टिकल हो रहा है उस दिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा अपना बरकरार रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं होता है तो उसमें लड़खड़ाना नहीं है, आपको क्वेश्चन और पूछे जाएंगे तो हर क्वेश्चन में डटकर उसका जवाब देना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरना चाहिए। एंड सपोज एक डाउट है मेरे में, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे को आता है, ठीक है, बट सर ने किसी और से पूछा, उसको नहीं आता, तो क्या मैं वहां पर तुरंत बोल दूं उसका आंसर, या फिर क्या करना चाहिए उस सिचुएशन? अगर आपको कोई पीआई स्टाफ क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पहले हाथ उठाना होगा। ओके फिर उसके बाद सर, यस सर बोल के आपको बोलना होगा। उसके बाद जब आपको पीआई स्टाफ ऑर्डर देंगे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर बीच में आप कार्रवाई करते हैं तो वो इनडिसिप्लिन कार्रवाई में शामिल हो जाएगा। यस यस, तो उसमें आपको मार्क्स फिर से नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। चलिए, ये सब छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखना होता है, ये सर आप जैसे सीनियर लोग ये बता सकते हैं जिसको एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये प्रैक्टिकल का हो गया पूरा, और कुछ नहीं आई थिंक? नहीं, ओके ये हो गया। चलिए, प्रैक्टिकल तो आपका जैसे आपने कहा हो सकता है या एग्जाम से उसी दिन एग्जाम से पहले भी हो जाए, या फिर एग्जाम के ड्यूरिंग भी हो जाए। एग्जाम के साथ साथ हो सकता है। एग्जाम के साथ साथ, ओके चलिए, इसका भी पॉसिबिलिटी होती है, जो इस बार 10 मार्च का होने वाला है। अब हम लोग आते हैं रिटर्न पे, ठीक है? रिटर्न का तो इस बार थोड़ा कुछ बताइए रिटर्न के बारे में। जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि हम लोग का टाइम में सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। ओके। तो इस बार सिलेबस और पैटर्न दोनों चेंज हुआ है। यस, आपका सिलेबस में भी कुछ चेंजेस लाया गया है। पैटर्न जो पहले सब्जेक्टिव था अभी उसको एमसीक्यू कर दिया गया है। हाँ। तो अभी थोड़ा पहले के मुकाबले एग्जाम टफ होगा। टफ हाँ। कैसे? अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव तो इजी होता है, बस ओएमआर पे गोला करना है। ये कहने की बात है, बट सब्जेक्टिव के मुकाबले ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टफ होता है। मैं ओके। इसका आपको स्पष्टीकरण करता हूँ। Yes. जैसे कि हम लोग का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम लोग को कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो हम अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको अगर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट भी करते हैं तो उसमें 1-2 नंबर मिल जाएगा। Yes. बट ऑब्जेक्टिव में रहता है कि हम लोग अगर गलत क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन को टिक कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग में चल जाएगा, हम लोग को नंबर मिलेगा नहीं। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब्जेक्टिव के मुकाबले ऑब्जेक्टिव टफ है। ओके, सो टफ, हाँ। और ये भी बेनिफिट है, जिसको आता है उसका तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले है। हाँ, वो बात तो सही। अगर जिसको कोई आता है, परफेक्ट आंसर आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। चलिए, और थोड़ा पेपर को बताइए, कैसे हमें लिखना चाहिए पेपर को एग्जाम के हॉल में? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि पेपर को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग का टाइम में हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम सब्जेक्टिव था, अभी ऑब्जेक्टिव हो चुका है। यस। तो अभी कुछ चेंजेस है तो मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। जैसे कि मैं कहूँगा कि ये जो रिटन एग्ज़ाम होता है ये 4 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट ड्रिल हो गया, ओके। सेकेंड पार्ट आपका वेपन ट्रेनिंग हो जाएगा, हाँ। थर्ड मिसलिनियस और फोर्थ स्पेशल सब्जेक्ट। जैसे कि आपको हर पार्ट में पासिंग मार्क लाना ज़रूरी है। अगर आप 2 पार्ट में पूरा मार्क ले आते हैं और 2 पार्ट में आप मार्क ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अगर एग्ज़ाम हॉल में जब हों तो आपको हर पार्ट को फिल करने का कोशिश करें। जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा तो आप फर्स्ट पार्ट में पहले पासिंग मार्क ले आइए, फिर सेकेंड पार्ट में भी कुछ पासिंग मार्क के लिए आप एग्ज़ाम पहले लिख लें, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको क्लियर करें। थर्ड पार्ट में आपका थर्ड पार्ट बहुत लंबा होता है,
चेष्टा करें कि थर्ड पार्ट को सबसे लास्ट में लिखने का। पहले फोर्थ पार्ट लिख लीजिए, ध्यान दीजिए मेरा बात को, पहले फर्स्ट पार्ट लिख लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट को लास्ट में छोड़ दीजिएगा, ताकि क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन रहता है, आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बहुत चल जाएगा, इसीलिए आप थर्ड पार्ट को सबसे लास्ट में करने का कोशिश करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए कि बी सर्टिफिकेट में अल्फा लाने के लिए कितने दिनों की पढ़ाई आवश्यक होता है और कितना दिन का जरूरी होता है, एंड आपका क्या स्ट्रेटेजी था और क्या प्लानिंग था? ओके, मैं कहना चाहूँगा ये कि बी जो आपने कहा कि अल्फा लाने के लिए कितना दिन पढ़ना चाहिए, तो दिन के हिसाब से हम इसको काउंट नहीं कर सकते। Okay. आप अगर 7 दिन 10 दिन अगर कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं तो आप 7 दिन में भी अल्फा ला सकते हैं। ये जैसे कि आपने अभी कहा कितना दिन पढ़ना होगा, इसको हम पढ़ाई को दिन के हिसाब से तो काउंट नहीं कर सकते। काहे कि दिन के हिसाब से इसको काउंट करना बेवकूफ़ी की बात है। Okay. तो मैं कहूँगा इसको दिन के हिसाब से काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा स्ट्रेटजी रहा बी सर्टिफिकेट में, जो हमारे पीआई स्टाफ पढ़ाते हैं, जो हमारे कॉलेज के सीनियर पढ़ाते हैं, उनसे ही हमारा पढ़ाई हो गया था। Okay. जो उन्होंने पढ़ाया था उससे हमारा क्लियर हो गया था, सब टॉपिक क्लियर हो गया था। तो बस मैंने उतना पढ़ा और एग्ज़ाम से 7 दिन पहले मैंने जो टॉपिक था बी सेट एग्ज़ाम के लिए, मैंने उस टॉपिक को रिवीजन किया, जिससे मेरा अल्फ़ा आ गया। ओके, चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम सारे एनसीसी कैडेट, मैं भी पर्सनली इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बहुत सारे एनसीसी कैडेट एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले सो के उठते हैं। वो एक सप्ताह पहले वो बोलेंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो अल्फा आ जाए। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो और आपका क्या एक सजेशन देना चाहोगे आप? अच्छा, जो आपने कहा कि एक सप्ताह पहले जो कोई स्टार्ट करता है तो क्या वो अल्फा ला सकता है? यस। हाँ, अगर आप पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, अगर आपको पढ़ना अच्छा से आता है, लाइन बाय लाइन आपको हर चीज़ सीखने का क्षमता है, तो आप 2 दिन भी पढ़ के अल्फा ला सकते हैं। हाँ, ये सही बात है। तो मैं कहूँगा नहीं, दिन के हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा, बट अगर आपने 7 दिन भी अच्छे से पढ़ लिया, हर टॉपिक को क्लियर किया है, तो आप अल्फ़ा ला सकते हैं। चलिए, और आपके समय बी सर्टिफिकेट में कितने जनों ने अल्फ़ा लाया था आपके कॉलेज से? मेरे टाइम में शायद मुझे यकीनन याद नहीं है पूरा, लेकिन शायद 24 लोगों ने लाया था अल्फ़ा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड और कोई एक फाइनल सजेशन, लास्ट सजेशन बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स के लिए जो इस बार अपेयर करने वाले हैं? हाँ, मैं अपने जो साथी अभी जो करने वाले हैं, बी सर्टिफिकेट की तैयारी में लगे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिए कि कोई पार्ट छूटे ना। हर पार्ट में आपको क्लियर करना है। अगर आपको एक पार्ट छूट जाता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए सर, आपने बहुत ही अच्छे तरह से हमारा प्रैक्टिकल और साथ ही साथ रिटर्न के टॉपिक को भी क्लियर कर लिया। आई होप जिन्होंने भी ये वीडियो को पूरा देखा उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय सर, आपने अपना बेशकीमती टाइम दिया और आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए मैं आपको अपने तरफ से, पूरे आर्मी बॉयज़ ज्ञान सागर की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर।